सोनिया से फिर मिले नाथ। एमपी में कैसे मजबूत हो हाथ। 25 दिन में तीसरी मुलाकात, क्या मुलाकातों से बनेगी बात। एक बार फिर कमलनाथ ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। 25 दिन में तीसरी बार हुई इस मुलाकात के अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या 2023 के लिए कमलनाथ कोई पटकथा लिख रहे हैं या फिर आला कमान से नाथ को कोई स्क्रिप्ट दी गई है जिस पर मंथन चल रहा है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक नेता एक पद पर भी चर्चा चल रही है। इधर कांग्रेस नेता ये भी मान रहे हैं कि उनका फोकस 2023 पर है। ऐसे में मुलाकातों का दौर चलेगा। इतना ही नहीं, 1 मई को फिर पूर्व मंत्रियों के साथ कमलनाथ बैठक करेंगे। इसी तौर पर कांग्रेस 2023 के चुनाव की पूरी तैयारी कर रही है और इसीलिए कमलनाथ जी की दिल्ली के अंदर 2 बार बैठक हो चुकी है। उन्होंने जितने भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं प्रदेश के और नेता पे इनकी मीटिंग की है। तो कुल मिला के कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के बूथे पे, अपने नेताओं के बूथे पे, ज़मीन पे पूरी तरह से अपना काम कर रही है और निश्चित तौर पर हम 2023 के विधानसभा चुनाव में इनको शिकस्त देंगे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी। हाल ही में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के सामने जीत का 18 घंटे का प्रेजेंटेशन दिया था। कमलनाथ भी कांग्रेस की इस बैठक में शामिल हुए थे। दोनों की कॉरपोरेट शैली को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि पीके का पहला मिशन मध्य प्रदेश ही है। हालांकि बीजेपी कमलनाथ की मुलाकात और पीके की बैठक पर तंज कस रही है। पूरा गांधी परिवार पीके की बैसाखियों पर आना चाहता है, चाहे राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, प्रियंका गांधी हो। अकेले कमलनाथ जी ऐसे हैं जो इसके बारे में स्पष्ट राय नहीं रखते हैं। मेरे ख्याल से उनके पास में एक पीके है पहले से, प्रवीण कक्कड़, इसलिए ध्यान नहीं रखते। 1 महीने के भीतर ही 3 बार कमलनाथ का आला कमान से मिलना निश्चित तौर पर अगले साल होने वाले चुनाव के लिहाज से अहम हो सकता है। लेकिन कांग्रेस के सामने असली चुनौती उसके ही अंदरूनी मसले हैं। तो क्या कमलनाथ इन्हीं मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं या फिर इन सब मुद्दों के अलावा कांग्रेस के अंदर कुछ और भी पक रहा है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस, कमलनाथ और कसावट। इन तीनों चीजों की कांग्रेस को जरूरत है। कांग्रेस तो कांग्रेस है ही, लेकिन कमलनाथ और कसावट ही कांग्रेस को मुकम्मल तौर पर कांग्रेस बना सकते हैं। कमलनाथ इसलिए क्योंकि ये वही कमलनाथ हैं जिन्होंने 2018 में कांग्रेस के लिए बीते 3 चुनावों से चले आ रहे सूखे को समाप्त किया था। ये अलग बात है कि एक उनके साथ ये भी एक चीज़ जुड़ी कि सरकार बनाना आता है लेकिन चलाने में कठिनाई होती है, ऐसा अभियोग दूसरी तरफ से आता है उनके प्रिय राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि सरकार तो बना लेते हैं, चला नहीं पाते हैं। बहरहाल कमलनाथ जी तब से कमर कस के मैदान में डटे हैं। कौन जानता है कि उनके मन में बात अटकी हुई है तब की। लेकिन बात सिर्फ बात अटकने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको युद्ध में, मैदान में, रणनीति के साथ चुनाव मैदान में डट कर, उतर कर भाजपा से टक्कर लेनी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और बीते करीब 20-25 दिनों में तीसरी बार सोनिया जी से मुलाकात ये बताती है कि कमलनाथ उस रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ, पुनर्गठन की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं जिसकी कांग्रेस को 2018 से ज़रूरत है। क्योंकि कांग्रेस तभी अपनी एनर्जी को आगे ले जा पाएगी जब उसके बड़े नेताओं के बीच कार्य विभाजन बहुत स्पष्ट होगा। कमलनाथ जी खुद जो 2 पद उनके पास हैं उनमें से जाहिर तौर पर वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद अपने पास रखना चाहेंगे। लेकिन जिस तरह उन्होंने मीडिया में भी और रिसेंटली एक मीडिया हाउस से बात करते हुए कहा है कि विधानसभा में मैं वक्त ज़्यादा नहीं दे पा रहा हूँ, इसका मतलब है कि बहुत साफ है कि अगर वो कोई पद छोड़ेंगे तो वो नेता प्रतिपक्ष का ही होगा। उनकी दुविधा ये है कि वो चुने किसे। डॉक्टर गोविंद सिंह हैं, बाला बच्चन हैं, अजय सिंह जी हैं, तमाम बड़े नेता हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि कोई ऐसा दायित्व जो बड़ा दायित्व है, जिम्मेदारी है, वो किसी ऐसे नेता को दें जिनकी वजह से पार्टी में फिर एक नया मोर्चा खुल जाए।
लेकिन अब ये सही वक्त है कि जब कमलनाथ जी को बड़े फैसले करने पड़ेंगे, रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ रही है और जिस तरह से वो कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक, ट्राइबल, आदिवासी जिस तरह समुदाय की तरफ वो लुभावन योजनाओं के साथ आगे आ रही है और उसके बड़े नेता इसमें बराबर सपोर्ट कर रहे हैं। और रिसेंटली जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बीजेपी के 2 टॉप लीडर्स के साथ मीटिंग रही, बिल्कुल लगी हुई मीटिंग। अमित शाह जी भोपाल आते हैं, मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं और अगले दिन वो प्रधानमंत्री से मिलते हैं। प्रधानमंत्री का भी एक ट्वीट आता है जो मध्य प्रदेश की सराहना से जुड़ा होता है। तो चुनौती गहरी है, आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। अब्बास हफीज़ साहब हैं मेरे साथ, बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ने वाले कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता। उमेश शर्मा जी हैं हमारे साथ, बीजेपी के सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं अब्बास हफीज़ साहब के साथ। और जय नागड़ा जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। जय जी, किस तरह से आप देखते हैं कि कांग्रेस के लिए अक्सर कहा जाता है कि वो राज कपूर साहब की फिल्म का गीत था शायद, है ना, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, लेकिन अब ना देर करने की ज़रूरत है, ना देर करने की वजह है, न देर हो जाती है जैसा शायराना जुमला उछाल कर अपनी रैंक एंड फाइल या मध्य प्रदेश की जनता को आप आश्वस्त कर सकते हैं। निर्णय लीजिए, तेज निर्णय लीजिए, कार्य विभाजन को बहुत स्पष्ट करिए, कार्यकर्ता को साफ संदेश दीजिए और युद्ध भूमि पर में उतरने के लिए एक बहुत ताकत से बिगुल फूंक दीजिए। क्या कहेंगे आप? शरद जी, अभी थोड़ी देर पहले मेरे कांग्रेस के एक बड़े नेता से बात हो रही थी। उन्होंने इस बात को लेकर के बहुत खुशी जाहिर की कि कांग्रेस कम से कम निर्णय लेने के मोड में तो आए, सही निर्णय ले, गलत निर्णय ले, चाहे जो निर्णय ले, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। कांग्रेस के लिए ये बड़ी संतोष की बात है और उन्हें लग रहा है कि चलिए कम से कम कहीं तो शुरुआत हुई। तो ये कहीं जो भी सक्रियता दिख रही है, इससे कांग्रेस का आम आदमी कार्यकर्ता बड़ा उत्साहित है और उसे लग रहा है कि यदि कांग्रेस यदि समय पर सक्रिय हो जाती है तो वो कुछ नतीजे दे सकती है। ये मध्य प्रदेश में भी पिछली बार सरकार बनाई, कांग्रेस के लिए ऐसा कहा नहीं जा सकता कि असंभव है फिर से सत्ता में वापसी करना, क्योंकि बहुत दोनों के बीच में बहुत बड़ा फासला नहीं है और इस फासले को पाटा जा सकता है। और एक बात मुझे और लग रही है कि कार्यकर्ताओं के मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि जो बात प्रशांत किशोर जी कहेंगे, आला कमान उसको सुन रहा है, क्या ये बात, यही बातें कार्यकर्ताओं के माध्यम से यदि ये संवाद की प्रक्रिया पहले से ही ठीक होती तो शायद इसकी नौबत ही नहीं आती। मुझे लगता है कि एक बड़ी संवादहीनता जो कार्यकर्ताओं और हाईकमान के बीच में रही है, वो किसी भी वजह से टूटी, चाहे प्रशांत किशोर जी की वजह से टूटी, एक अच्छे संकेत है। अब एक ही बात यह है कि कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा इस बात को लेकर के अभी वो भी देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर एज ए कांग्रेस नेता, कांग्रेस वर्कर पार्टी में शामिल होते हैं या एज ए कंसल्टेंट होते हैं, क्योंकि अभी तेलंगाना में जिस तरह से उन्होंने कंसल्टेंसी के लिए बात आई है और वहां पर कांग्रेस उसके अगेंस्ट लड़ रही है, तो फिर एक दुविधा खड़ी हो गई है कि उनकी भूमिका एक कंसल्टेंट की होगी या एक कांग्रेस के नेता के रूप में या एक कार्यकर्ता के रूप में वो शामिल होते हैं। तो सारे लोग वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है और मुझे लगता है कि हमें भी यही देखना पड़ेगा कि अभी आगे चीजें किस तरह से विकसित होती हैं, कैसे आगे क्या रूप लेती है। बिल्कुल, आगे क्या किस करवट ऊंट बैठता है ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन ऐसी भी खबरें हैं कि राज्यों में पीके दखल नहीं देंगे, इस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। दखल नहीं देंगे या राज्यों में कांग्रेस अपने स्थानीय नेतृत्व पर ही अधिक भरोसा कर रही है। उसकी मुख्य लड़ाई 2024 के लिए है और इसीलिए इस बार कांग्रेस भी रणनीति बदलती हुई दिख रही है कि पीके उसके लिए रणनीतिकार नहीं, उसके हमसफ़र भी हो सकते हैं, उसके साथ हम कदम भी हो सकते हैं। तो बड़ा दिलचस्प होगा जो भी मंजर सामने आएगा अगर वो इस तरह का होगा। तो उमेश शर्मा जी की टिप्पणी मैं लेता हूं, हालांकि उनकी पार्टी का मसला नहीं है लेकिन मसला है भी, तो ये बड़ा दिलचस्प सब्जेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद मुकम्मल जवाब अब्बास हफीज़ साहब के साथ जो बढ़िया होमवर्क के साथ एक एक चीज़ नोट भी कर रहे हैं जवाब देने के लिए। जी उमेश जी बताइए। जी जी
नहीं शरद जी, आपने ठीक कहा है कि हमारा कोई बहुत सीधा विषय नहीं है, पर हमको एक आश्चर्य मित्रित दुख जरूर होता है कि एक ऐसी पार्टी की जिसकी आज़ादी के बाद भारत के राजनीतिक हलकों में दहाड़ लंबे समय तक सुनी जाती रही है और अपने आप में उसका नेतृत्व इतना जादुई होता था कि पूरा भारतवर्ष उसके नेताओं के पीछे चलने में आस्था रखता था और विश्वास रखता था। आखिर ये किस दुर्भाग्यपूर्ण दौर से गुजर रही है? किसी राजनीतिक दल के लिए इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है कि उसका अपना नेतृत्व इतना हताश, इतना बेबस हो गया है कि अपने कार्यकर्ताओं में स्फूर्ति की मंत्र नहीं फूंक पा रहा है, जान नहीं डाल पा रहा है और उसको इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइजेशनों की सेवाएं लेना पड़ रही है। उसको प्रशांत किशोर जैसे कमर्शियल व्यक्ति को बुलाना पड़ रहा है कि आप हमको जो है जीत के गुरु मंत्र दीजिए, टिप्स दीजिए। कार्यकर्ता बेबस हो गया, क्या कार्यकर्ता कमजोर हो गया है या नेतृत्व ने 2014 में आपके साथ भी थे उमेश जी, कार्यकर्ता में 2014 में आपके साथ भी थे प्रशांत किशोर जी। अब ये तो आज की राजनीति का हिस्सा है जी। समय क्या होता है शरद जी, हमारे नहीं शरद जी, हमारे यहाँ उनकी सेवाएं बहुत सीमित थी। प्रशांत किशोर पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह केंद्रित नहीं हो गई थी। हमने जैसे एक सब्जी में नमक बराबर उपयोगिता होती है उतना ही उपयोग करा था, पर मुझे लग रहा है कि यहाँ तो पूरा का पूरा रायते का दोना उनके हवाले करा जा रहा है। जिधर देखो उधर एक प्रशांत किशोर की गूंज सुनाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने नेता है वो प्रशांत किशोर के बारे में टीका टिप्पणी कर रहे हैं। कमलनाथ जी का बयान आ रहा है, दिग्विजय जी का बयान आ रहा है, हाईकमान का बयान आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि राजनीति में इस समय गांधी परिवार से ज्यादा अहमियत जो है वो प्रशांत किशोर जी की हो गई है। खैर, उनकी अपनी पार्टी का विषय, वो प्रशांत किशोर को बुलाए, नंदकिशोर को बुलाए, वो भारतीय जनता पार्टी की चिंता का कोई विषय नहीं है। हम तो अपने कैडर सिस्टम पर भरोसा करते हैं, उसके आधार पर आगे की राजनीतिक दिशाएं तय करेंगे। पर मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी के सबसे दुर्दैवमय दिन है कि एक व्यक्ति ऐसा है कि उसके ऊपर पूरी कांग्रेस पार्टी केंद्रित हो गई कि अब अगर कोई जादू का पिटारा खोल सकता है और सीपी में से मोती निकालने की जिम्मेदारी दे सकते हैं तो केवल प्रशांत किशोर को दी जा सकती है। अन्यथा इस समंदर के अंदर सीपी बहुत गहरे अतल में समा गई है और ढूंढे से मिल नहीं रही है। तो कांग्रेस पार्टी के इस हाल पर अब हम क्या कहें? अब जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा? अब ईश्वर करे कि प्रशांत किशोर जी की जो सेवाएं कांग्रेस पार्टी ले रही है उसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का मान भंग नहीं हो, उनका ईगो हट नहीं हो, उनकी उपयोगिता समाप्त नहीं होना चाहिए, कार्यकर्ता की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। प्रशांत किशोर कुछ इस प्रकार का मैनेजमेंट नहीं लिया है कि वो स्वकेंद्रित होकर सब कुछ कर दे। चलिए, अब मैं लौटता हूं आपकी तरफ, लेकिन पीके पर आपने भी काफी रुचि से बात की है, जो ये बताता तो जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी काफी रुचिपूर्वक देख रही है कि ये प्रशांत किशोर जो हैं क्या नंद किशोर बन पाएंगे कांग्रेस के लिए। जिस तरह कृष्ण ने हर मुश्किल को दूर किया था, जिसके साथ भी वो जुड़े, तो आप ही के वाक्य विन्यास से ये वाक्य विन्यास मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ कि प्रशांत किशोर क्या नंद किशोर बन पाएंगे। बहरहाल इस पर रोशनी डालेंगे अब्बास हफीज साहब जी। माननीय उमेश जी का कहना था कि रात है मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। मध्य प्रदेश के लिए एक नया सवेरे का इंतज़ार है। 2023 में एक नया सवेरा तो होना है। अब वो प्रशांत किशोर जी की योजनाएं हैं या किसी और की हैं, ये तो मुझे लगता है कि अगर शरद जी प्रशांत किशोर जी इस वक्त देखते होंगे मध्य प्रदेश के नेताओं की बयानबाजी, उनके आने से पहले उनके लिए कोई अधिकृत घोषणा नहीं हुई है। जो कहा कांग्रेस के नेता टिप्पणी कर रहे हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने उस पर खंडन ही किया है कि ऐसा कुछ नहीं है। अभी ऐसी कोई हमारी तरफ से ये कोई घोषणा नहीं हुई है या कुछ हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है या कोई हमारी पार्टी में नहीं आए, इस तरह की बात करिए। उनके गुणगान नहीं गाएं। गुणगान तो मुझे लगता है कि उनको देख के लगता होगा भाजपा के नेताओं की बौखलाहट, इतनी घबराहट, एक स्ट्रेटेजिस्ट से इतनी घबराहट है कि ये भूल जाते हैं कि 2014 में पूरा इवेंट, पूरा PR मैनेजमेंट 2014 के चुनाव का जिनके हाथ में रहा, बल्कि उस चुनाव को जीतने के बाद ही प्रशांत किशोर जी एक बड़े स्ट्रेटेजिस्ट बने, जिनकी उपलब्धि में 2014 की मोदी सरकार लिखी गई। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारा जो था बहुत केंद्रित था, और अभी जो कांग्रेस पार्टी ने सेवाएं ली भी नहीं हैं, उसका पूरा का पूरा जो है निर्भर होना कर दिया गया भाजपा की तरफ से कि साहब कांग्रेस उसकी बैसाखी के ऊपर है। मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है। कांग्रेस का चिंतन शिविर होने जा रहा है। कमलनाथ जी जो बार बार गए हैं उस सब से संबंधित आज घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस का चिंतन शिविर जो है उदयपुर में शुरुआत होगी, 14, 15, 16 मई तारीखें भी तय हो गई हैं। और इसके बाद एक नई दिशा के साथ, एक नई स्ट्रैटेजीज के साथ आगामी विधानसभा चुनाव हो या आने वाला जो लोकसभा चुनाव हो, उसके लिए तैयारी में सब लग जाएंगे। इससे पहले भी चिंतन शिविर वक्त पे हुआ है।
इस वक्त काफ़ी अंतराल में हो रहा है, जिसमें देश के हालात जो चाहे वो इकोनॉमिक हों, चाहे सामाजिक न्याय हों, आर्थिक सामाजिक न्याय, तमाम पहलुओं के ऊपर चर्चा भी रहती है, स्ट्रेटजीज भी बनाई जाती हैं। हमारे लिए देश पहले रहा है हमेशा, और जनता का दर्द जो है वो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उठाया है, चाहे उसके लिए हमें हमारी राजनीतिक कुर्बानियां भी देनी पड़ी हों, लेकिन हक कहने से पीछे नहीं हटे और संघर्ष जनता के साथ करने से ही पीछे नहीं हटे। एक राजनीतिक दल है जिसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो पूरी राजनीति के लिए आज वो सब कुछ भूल जाता है जो पहले उसकी पार्टी ने किया हो, और इस तरह से टीका टिप्पणी करने में लग जाता है, जैसे मिसाल के तौर पर बिल्कुल अभी उमेश जी कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये आज बहुत जल्दबाजी है कि पूरी चर्चा जो है प्रशांत किशोर जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कर ले। आज तो हमारे पास खुद बहुत बड़े नेता मौजूद हैं, मध्य प्रदेश में हो या देश में हो। जय जी, जिस तरह से ये माना गया कि प्रेजेंटेशन के दौरान, हालांकि हम फिर पीके की बात कर रहे हैं, लेकिन पीके का जो सुझाव था वो कुछ इसी तरह का था कि पहले आप एक अधिवेशन बुलाइए, जिसको चिंतन शिविर भी कह सकते हैं, आप बात करिए पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ, इंटेलेक्चुअल्स के साथ, और उसके बाद फिर आप एआईसीसी का एक अधिवेशन और बुलाइए जिसमें आप अपने अध्यक्ष के बारे में फैसला करिए। कांग्रेस उस तरफ भी बढ़ रही है, और उसी के साथ राज्यों के तमाम युवा और वरिष्ठ नेताओं के एक समन्वय की श्रृंखला खड़ी करिए। तो ये सुझाव तो पीके के ही दिखते हैं, और कांग्रेस इस समय आत्मविश्वास के जिस तल पर खड़ी है वहां डूबते को पीके का सहारा ही है। जी जी शरद जी, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कैटालिसिस, है ना, उत्प्रेरक। मुझे लगता है प्रशांत किशोर जी की जो भूमिका है वो उत्प्रेरक की है। जो गतिविधियां बहुत धीमी चल रही थी उसको कहीं ना कहीं उन्होंने गति दी है, और पार्टी के लिए तो ये निश्चित रूप से अच्छे संकेत हैं कि जो पार्टी बिल्कुल शिथिल थी, जहां पे अनिर्णय की स्थिति थी, लंबे समय तक कोई फैसले नहीं लिए जाते थे, चलिए किसी भी बहाने वो जो तंद्रा है वो टूटी है, कहीं ना कहीं पार्टी गतिशील हुई है। यदि सोनिया जी 15 दिन में 3 बार प्रशांत किशोर जी से मिल रही हैं, तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं वो कंसर्न है, वो पार्टी को वापस सत्ता में लाने के लिए फिर से प्रयासरत है। तो मुझे लगता है कि आम कांग्रेस जन इस बात को लेकर उत्साहित है कि पार्टी में कम से कम सुना जा रहा है, प्रशांत किशोर जी के माध्यम से सही, किसी की भी माध्यम से कम पार्टी चिंतन कर रही है। नहीं तो बीच में एक लंबा अरसा ऐसा हो गया था, ऐसा लग रहा था कि पार्टी हाईकमान को कोई नीचे बहुत ऐसी संवादहीनता जैसी स्थिति हो गई थी, और ऐसा लगता था कि वो जैसे जो मूल जो राजनीति है उससे अपने आप को स्वयं श्रिंक कर रही है। तो आज फिर से वो यदि सोच रही है तो अच्छी बात है। जैसे उमेश शर्मा जी ने कहा, ये बात सही है कि पार्टी जब मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। मैं उल्टा कहूंगा यहाँ पर उनके साथ में, यही प्रशांत किशोर जी जब उनके साथ थे तो प्रशांत किशोर ने रणनीति बनाने में निश्चित रूप से एक अच्छी बड़ी भूमिका निभाई है। अब वही कांग्रेस के साथ है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को थोड़ा सा जिस तरह से वो परेशान हो रही है उसका परेशान होना स्वाभाविक है। ये उसी तरह का है कि एक वकील यदि आपके साइड का है तो वह आपकी खूबियां और कमजोरियां दोनों जानता है। उनको भय शायद इस बात का हो कि वो सारी चीजें वो शायद कांग्रेस से शेयर करेंगे और इसका लाभ शायद कांग्रेस को मिले, मुझे लगता है। यहाँ चुनौती ये भी है कि वो वकील अगर रिश्तेदार हो जाए और बड़ा करीबी रिश्तेदार हो जाए तो उसकी निष्ठा और प्रतिबद्धता, प्रोफेशनैलिटी जो उसके भीतर की है उसके साथ ये भी हो जाएगी कि साहब मैं तो इस परिवार का ही हिस्सा हूँ, अब क्या बात करेंगे आप, परिवार के लिए मैं दांव लगा रहा हूँ। तो ये पीके भी जो है, और वो ये भी कह चुके हैं कि अब वो स्ट्रैटेजिस्ट नहीं है, तो क्या वो लीडर होंगे? अब क्या वो अपनी पार्टी के लिए एक ऐसे नेता होंगे जिस पर कांग्रेस बहुत भरोसा करेगी? सब कपोल कल्पना है सर, ये हमारी है। अब्बास हफीज साहब या कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा है। सही कह रहे हैं अब्बास हफीज साहब कि कई कांग्रेस के लीडर, ये भी अब्बास हफीज साहब ने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूं कि वो नाखुश हैं पीके साहब के आने से, कि क्या जरूरत है साहब, हम लड़ लेंगे, क्यों बाहर से आप बुला के, अगर कुछ अच्छा हो गया तो श्रेय उनके माथे चला जाएगा। उमेश जी, आपका एक कमेंट लूंगा। बाहर से कई बार सलाहकार बड़ा महत्वपूर्ण रोल तो प्ले करता है, ये हमने हर युद्ध में देखा है, और इसमें जो भी सहायता एक कंसल्टेंट के तौर पर बतौर मिल जाए, चाहे आप रामायण देखिए या महाभारत देखिए, हमारे जो पुराण हैं उनकी तरफ भी अगर हम चलें तो एक भी तटस्थ और निष्पक्ष व्यक्ति जो है वो बहुत पूरे युद्ध की दिशा ही बदल देता है। आपके पास अब आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, आप अपनी ताकत पर खड़े हैं, आपके पास वो सारी चीज़ें हैं, और पीके से शायद आप सारी विद्याएं
सीख भी चुके हैं। फिर भी पीके के आने पर इतनी चिंता क्यों, या कांग्रेस की इस रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर इतनी ज़्यादा सशंकित होना भी क्या कहीं ना कहीं ये मानता है कि आप अभी भी कांग्रेस को खारिज तो नहीं मानते हैं? हालांकि बोलते रोज हैं कि कांग्रेस खारिज है, खारिज है, खारिज है। जी उमेश जी। नहीं शरद जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं और जय भाई साहब ने बड़ा अच्छा शब्द दिया कि वे एक उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहे हैं, पर उस उत्प्रेरक की विश्वसनीयता जो है वो बहुत ज्यादा आत्मिक जुड़ाव के साथ तो होती नहीं है। वो उनका अपना एक प्रोफेशन है और वो प्रोफेशन में अपनी सेवाएं समय समय पर वो विभिन्न राजनीतिक दलों को देते रहते हैं। और एक और बड़ा अच्छा शब्द उन्होंने कहा है कि वकील जब अपने पक्ष का हो और दूसरे पक्ष का मुकदमा लड़ने चला जाए तो निर्णय तो साक्ष्य के आधार पर होते हैं। न्यायालय जो निर्णय करता है वो सबूतों के आधार पर करता है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो मुझे लग रहा है कि इस प्रकार का कोई घटित अपराध है नहीं कि जिसके साक्ष्य उसके विरुद्ध जाते हो। तो हम जनता की अदालत में जिस समय जाएंगे, कितना भी काबिल वकील कांग्रेस पार्टी का खड़ा हो जाए, या समझ लीजिए कि हमारा वकील ही पक्षद्रोही होकर उनके साथ खड़ा हो जाए, जैसा प्रशांत किशोर जी का उदाहरण दिया जा रहा है, तो हम तो साक्ष्य के आधार पर विश्वास कर रहे हैं। हम जनता के सामने अपने एविडेंस रखेंगे, हम अपने 17, 18, 20 साल के शासनकाल की सारी चीजें दस्तावेज सामने रखेंगे। और मुझे लगता है कि जनता जनार्दन जो न्यायाधीश की सीट पर मुकम्मल रूप से बैठी होगी मतदान के समय, वो हमारे पक्ष में निर्णय साक्ष्य के आधार पर करेगी। वो वकील कितनी भी अच्छी दलीलें दे देगा, वो दलील गले उतरने वाली नहीं है, क्योंकि जिरह करने में हम लोग भी बहुत कोई पीछे रहने वाले नहीं है। एक तो ये बात शरद जी, और दूसरी बात शरद जी ये है कि हम जरा से भी सशंकित नहीं है और आशंकित भी नहीं है। हमको तो बड़ा आश्चर्य होता है कि अच्छी बात है, आप सेवाएं लीजिए, कोई बात नहीं है, सारे लोग लेते रहे हैं, पर क्या पूरी कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति के ऊपर केंद्रित होकर काम करेगी? और अगर ऐसा करती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमको मालूम है कि व्यक्तियों की जो मनोवृत्ति होती है उसमें हम बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। दिग्विजय सिंह जी का हमारे आएगा, कमलनाथ जी का हमारे आएगा, और आना भी चाहिए। उनका उतना लंबा राजनीतिक कालखंड एक प्रशांत किशोर के नाम पर दाव पर नहीं लगाया जा सकता। बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो उमेश जी ने कहा कि साक्ष्य के आधार पर वो अपना केस जो है लड़ेंगे। साक्ष्य क्या है? और जिरा बहुत अच्छे से कर लेते हैं, मानता हूँ जिरा बहुत अच्छे से कर लेते हैं। जनता पूछती है पेट्रोल डीजल की कीमतों के साक्ष्य दीजिए, ये देते हैं कांग्रेस के ऊपर साक्ष्य। इसी तरह जनता पूछ रही है साक्ष्य क्या है? साक्ष्य पे तो आपको लाना है 2023 में भी, 2024 में भी। साक्ष्य ये हैं पेट्रोल डीजल की बढ़ती आसमान छूती कीमतें हैं, लूटपाट है उसके ऊपर, कमर तोड़ महंगाई है, असुरक्षित वातावरण है, ध्रुवीकरण है वो है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसानों की खुदकुशियां हैं, आत्महत्याएं हैं, एनसीआरबी के आंकड़ों के अंदर मध्य प्रदेश ऊपर जाता जा रहा है। ये तमाम साक्ष्य हैं। क्या दलील देंगे आप इस पे? सिर्फ जिरा करेंगे। जिरा जब करेंगे तो जनता के जख्मों पे नमक छिड़केंगे। और मैं यही कहूंगा उमेश भाई, आप खुद बहुत काबिल, पूरी बात तो करने दीजिए, आपकी बात सुनी ना, मैंने धैर्य से सुनी आपकी बात, अरे मैंने धैर्य से सुनी आपकी बात, आपने इतनी अच्छी जिरा कर ली, अब मैं सुनूंगा, मेरी थोड़ी सुन लीजिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ा विषय यही है कि मैं आपसे ये कहूंगा उमेश जी, आपकी खुद की काबिलियत और आपके जैसे बहुत से लोग हैं, तो प्रशांत किशोर जी के नाम से इतना डरना क्यों है? हम तो उनसे आगे की चीज कमलनाथ जी को लेकर मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं, दिग्विजय सिंह जी को लेकर बैठे हुए हैं। आपका मुकाबला तो हमारे शीर्ष लीडरशिप से है, बाद में कोई रणनीतिकार आता है तो आता रहेगा। इतनी डर, इतना घबराहट मुझे भाजपा से अपेक्षित कभी नहीं है। चलिए, इसी बिंदु पर हम ये कहकर आपसे इजाज़त लेते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी मुश्किलों में फंसें तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आए जो आप ही के परिवार का हिस्सा ना हो, वो बाहर से ज़्यादा तटस्थ होकर आपको देख पाता हो। भारतीय क्रिकेट टीम के नामचीन प्लेयर रहे युवराज सिंह एक बार, क्रिकेट में स्पोर्ट्स साइकेट्रिस्ट होते हैं, हर खेल में होते हैं, क्रिकेट में भी थे, एक ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स साइकेट्रिस्ट थे। युवराज सिंह उन दिनों मैदान पर बुरी तरह विफल हो रहे थे। उन्होंने अपने स्पोर्ट्स साइकेट्रिस्ट जो ऑस्ट्रेलियन मूल के थे उनसे पूछा कि मैं शतक क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। उस स्पोर्ट्स साइकेट्रिस्ट का जवाब था कि आपको फिल्म कौन सी पसंद है। युवराज सिंह ने जवाब दिया कि थोड़ा चौंकते हुए कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये क्या जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे पड़ोसन बहुत पसंद है किशोर कुमार की। उन्होंने कहा उसको खूब देखो। गाना कौन सा पसंद है? युवराज सिंह ने किशोर कुमार के किसी गाने का जिक्र किया। उन्होंने कहा उस गाने को मैदान पर उतरने के पहले खूब सुनो, और शतक तुम्हारा सपना नहीं होना चाहिए। तुम पहले खुद से ये पूछो कि मैदान पर उतरकर बैट थाम कर तुम उसका आनंद उठा पा रहे हो। युवराज सिंह शायद समझे इस बात को और मैदान पर उतरे, और शतक के पीछे भागने के बजाय उन्होंने खेलने का आनंद उठाना शुरू किया। क्या युवराज सिंह को जिस तरह से एक सलाह मिली, पीके और कमलनाथ जी कांग्रेस के लिए वैसे ही स्पोर्ट्स साइकेट्रिस्ट साबित होंगे?
वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया उमेश जी, धन्यवाद अब्बास हफीज साहब, बहुत शुक्रिया जय नागला जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, लाल आतंक पर लगाम कब। नमस्कार।